मुस्कुराते हुए बोली कि जल्दी बाहर आना बिट्टू, डुग्गू इंतजार कर रहा है तुम्हारा। डुग्गू का नाम सुनते ही शावर के नीचे खड़ी सोनम को ऐसे लगा जैसे उस पर किसी ने फूलों की बारिश कर दी थी और वो अपने चेहरे को अपने हाथों से ढककर मुस्कुरा उठी थी। उधर डेविल ने भी अपना काम तब तक शुरू कर दिया था। अब उसे इंतजार था तो बस अपनी एंजल के बाहर आने का। मंदिर दर्शन। मयंक से अमित ने सोनम को कुछ देर बाहर ले जाने के लिए परमिशन ले ली। मयंक ने बताया था कि आज दोपहर में उन दोनों को मथुरा के लिए निकलना भी है। सोनम की मथुरा जाने की बात सुनकर एक बार फिर से अमित उदास हो गया था, पर जल्दी ही उसने अपने चेहरे की उदासी को अपनी मुस्कुराहट में छिपाकर बहुत ही सहजता से कहा कि वो उन लोगों के निकलने से पहले सोनम को सेफली घर छोड़ देगा। सोनम को सेफली घर छोड़ने वाली बात सुनकर मयंक मुस्कुरा उठा और अमित से बोला कि आपके साथ रहते मुझे बिट्टू के लिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वो दोनों बात ही कर रहे थे कि अंदर से सोनम आती हुई दिखाई दी और फिर दोनों ही कुछ देर के लिए शांत हो गए। मयंक ने मुस्कुराते हुए उसे अपने पास ही बैठा लिया और अमित वो तो बस चुपचाप अपनी प्रिंसेस को उसके भाई के साथ बैठते हुए देख ही रहा था, क्योंकि उस समय उसके पास इसके अलावा और कोई दूसरा विकल्प भी तो नहीं था। आप भी ना, लगता है मुझे दीवाना बना कर ही छोड़ेंगी। पहले ही क्या कम सितम ढा रही हैं आप, जब और भी मुझे गरीब को सताने के इरादे करके बाहर आई हैं। अमित ने सोनम की तरफ छुपते छुपाते हुए देखा और फिर एक मैगजीन के पन्नों को पलटने लगा था। अब हमने क्या कर दिया जो आप हमें ये सब कह रहे हैं? सोनम बात तो मयंक से ही कर रही थी, पर मन वो तो अमित की बातों में ही उलझा हुआ था। चलिए आप यहाँ से पहले फिर आपको बताता हूँ कि आप क्या क्या सितम करती हैं मेरे साथ। अमित अपनी जगह से उठते हुए मयंक की तरफ देखकर बोला कि मयंक अब हम दोनों चलते हैं, नहीं तो लौटने में देर हो जाएगी। जी जी बिल्कुल। मयंक ने सोनम को अमित के साथ जाने का इशारा किया और उन दोनों को मुस्कुराते हुए दरवाजे तक सी ऑफ करने के लिए आ गया। सोनम ने एक बार मयंक की तरफ देखा तो मयंक को अपनी तरफ ही मुस्कुराते हुए देखता पाकर वो बोली कि भाई हम जल्दी आ जाएंगे। हालांकि उसे अब तक भी नहीं पता था कि वो कहाँ जा रही है और कैप्टन साहब ने भाई से ऐसा भी क्या कह दिया कि भाई उसे उनके साथ भेज रहे हैं। पर मयंक की आंखें उसे जिस तरह से देख रही थी तो बस इतना ही कह पाई थी। चले गए वो दोनों? अवनी ने मयंक के कंधे पर हाथ रखकर पूछ लिया था। अब हाँ चले गए वो दोनों। मयंक चौंक गया था एकदम से। तो फिर इतनी देर से दरवाजे पर खड़े होकर क्या सोच रहे हो तुम? कुछ नहीं, मैं तो बस यूं ही। मयंक आगे कुछ कह नहीं सका और वो अवनी का हाथ थामे अंदर लिविंग रूम में वापस आकर बैठ गया था। अवनी कुछ देर तक खामोश बैठे हुए मयंक को देखती रही और फिर बोली कि वो सिर्फ थोड़ी देर के लिए गई है, अभी आ जाएगी वापस। मयंक ने नजरें उठाकर अवनी की तरफ देखा। उसकी आंखों में नमी थी, पर क्यों वो खुद ही समझ नहीं पा रहा था। मयंक तुम। अवनी भी समझ नहीं पा रही थी कि वो उसे कैसे समझाए। अवनी आज वो सिर्फ थोड़ी देर के लिए गई है और किसी दिन वो मुझे अपने मंकी भाई को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली जाएगी और मैं उसे रोक नहीं पाऊंगा, जैसे आज नहीं रोक पाया। मयंक की आवाज भर्रा गई थी। अरे तो तुम मना कर देती ना डुग्गू को, वो मान जाता। अवनी ने उसका हाथ अपने हाथ पर रखते हुए कहा। अवनी मुझे इस बात पर कोई आपत्ति नहीं है कि अमित बिट्टू को अपने साथ लेकर गए। मुझसे तो ज्यादा खुश कोई और हो ही नहीं सकता। अमित की आंखों में बिट्टू के लिए प्यार, उसके लिए रिस्पेक्ट, उसके लिए केयर, सब कुछ साफ साफ दिखाई देता है। मयंक की आंखें एक अजीब सी खुशी से चमक उठी थी। हाँ तो फिर ये नमी? अवनी ने मयंक की आंखों की तरफ इशारा करते हुए कहा। अब बिट्टू पर मुझसे ज्यादा अमित का और उनके घर वालों का हक है। वो चाहकर भी मेरे पास नहीं रुक पाएगी और मैं चाहकर भी उसे अपने पास नहीं रख पाऊंगा। आज अभी उसने जाते समय मेरी तरफ पलट कर देखा था और वो मेरे अंदर चल रही उलझनों को समझ गई थी, पर मजबूरी भी थी कि उसे अमित के साथ जाना है, भले ही उसका भाई उसके जाने से परेशान हो रहा है। मयंक का उदासी से डूबा हुआ चेहरा अवनी को कुछ भी कहने से रोक रहा था, पर उसके लिए इस समय मयंक को समझाना जरूरी था। मयंक, उन दोनों को एक दूसरे को समझने के लिए एक दूसरे के साथ रहना जरूरी है। पुणे में वो दोनों साथ जरूर थे, पर एक दूसरे के पास नहीं। और वैसे भी सोनम के लिए तुम दोनों दो अलग अलग लेकिन महत्वपूर्ण इंसान हो। मयंक शांति से अवनी को सुन रहा था और सोच रहा था कि अवनी सही ही तो कह रही है। वो शायद सोनम को लेकर कुछ ज्यादा ही ओवर पॉसेसिव हो रहा है। तुम सोनम के भाई हो मयंक, जिसने सोनम को जिंदगी जीने का और उसे प्यार करने का तरीका समझाया। और अमित वो इंसान है जिसके साथ सोनम तुम्हारी दी हुई प्यारी सी जिंदगी की राहों पर चलते हुए एक खूबसूरत सफर तय करेगी। तो फिर तुम क्यों परेशान हो रहे हो कि अब सोनम का हकदार बदल गया है? तुम्हें तो ये सोचकर खुश होना चाहिए कि अब सोनम के पास उसकी देखभाल करने के लिए और उस पर अपना निस्वार्थ प्यार लुटाने के लिए दो लोग हैं। और कमाल की बात यह है कि सोनम उन दोनों लोगों को अपनी जिंदगी जीने की वजह मानती है। तो अब तुम ये किंतु परंतु छोड़ो और खुश होकर अपनी पैकिंग कर लो। तब तक मैं कुछ किचन में देख लेती हूँ, तुम लोगों के रास्ते के लिए कुछ ड्राई स्नैक्स वगैरह ले जाने के लिए। अवनी ने मयंक के चेहरे पर प्यार से थपथपाते हुए कहा और किचन में चली आई। मयंक मुस्कुराते हुए अपनी जगह से उठा और किचन में काम कर रही अवनी को पीछे से ही अपनी बाहों के घेरे में कैद करते हुए उसके कंधे पर उसने अपना चिन रख लिया और बोला, अवनी तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि तुम फैशन डिजाइनर के अलावा लाइफ कोच भी बहुत अच्छी तरह से बन सकती थी? अवनी अपना काम करते हुए बोली कि सच्ची? मुझे तो नहीं पता था इस बारे में। मयंक ने उसे अपनी तरफ मोड़ लिया और उसे पीछे से किचन के प्लेटफॉर्म से टिकाते हुए कहा कि सच में अवनी, मेरी जिंदगी में तुम एक फरिश्ता बनकर आई हो, एक जादू की छड़ी जिसके पास मेरी हर मुश्किल का बड़ा आसान सा हल होता है। अवनी मुस्कुरा उठती है। कभी कभी मैं सोचता था कि बिट्टू के जाने के बाद मुझे कौन देखेगा, कौन मुझे समझेगा जैसा कि मैं चाहता हूँ। और देखो कान्हा जी ने तुम्हें भेज दिया मेरे पास, बिल्कुल वैसे ही जैसा मैं चाहता था। और वो इसलिए क्योंकि छोटी हमेशा ही कान्हा जी से तुम्हारे लिए खुशियां मांगती थी और कान्हा जी ने उसकी बात मानते हुए मुझे भेज दिया तुम्हारे पास।
अवनी ने हंसते हुए कहा। मयंक उसे हंसते हुए थोड़ी देर तक यूं ही देखता रहा और फिर धीरे से उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपनी तरफ खींच लिया। मयंक, तुम ये क्या कर रहे हो? अवनी ने सोचा नहीं था कि मयंक जैसा डिसेंट बंदा वो भी ऐसा कुछ कर सकता था, सो उसका घबराना लाजमी था। कुछ नहीं, बस अपनी जादू की छड़ी को करीब से देखना चाहता हूँ। अवनी की आंखों में देखते हुए वो बोला, देख सकता हूँ ना? अवनी ने शर्माकर मुस्कुराते हुए उसके सीने में अपना सर छुपा लिया। मयंक ने आहिस्ता से उसके सर को चूम लिया। भाई कहाँ है माते? सुबह से दिख ही नहीं रहे। अब तक अंदर बाहर के 10 चक्कर काट चुकी पीयू ने आखिरकार कविता जी से पूछ लिया। अब वो मैंने उसे किसी काम से भेजा है, बस आता ही होगा। कविता जी अपना काम करते हुए बोली। हैं? ऐसा कौन सा काम था जो भाई अपनी सुबह की नींद खराब करके और बिना किसी हो हल्ले के चुपचाप चले गए? पीयू के दिमाग का एंटेना घूमने लगा था। तू ना अपना दिमाग मत लगा और चल मेरे साथ जरा मेरे काम में हेल्प करा कर। दोपहर तक पुलकित की मासी आती होंगी और अभी इतना सारा काम पड़ा है करने को। कविता जी ने पीयू के सर पर हल्के से मारते हुए कहा और किचन में चली गई। कल से किचन में ही तो पाई जा रही हूँ मैं, जैसे मेरा परमानेंट एड्रेस किचन ही हो गया है। आती हूँ माते, पीयू ने बाहर से चिल्लाते हुए कहा और बेमन से ही सही किचन की तरफ चल दी। ये लड़की भी ना, जितनी देर तक बकबक करती है, अगर उतनी देर तक हाथ पैर चला ले तो मेरा काम कितना आसान हो जाए। पर नहीं, देवी जी से तो बस बातें करवा लो, वो खूब आता है। कविता जी सामान को इधर से उधर करते हुए बड़बड़ की जा रही थी। लो माते, आ गई ना मैं, अब बताओ क्या क्या करना है। अब तो मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, चाहे भले आप मुझे यहाँ से धक्के मार मार कर ही क्यों ना निकालो, अब मैं यहाँ से हिलूंगी भी नहीं। पीयू वहीं किचन के प्लेटफॉर्म पर एक तरफ जाकर बैठ गई। हे भगवान, ये फिर से शुरू हो गई। कविता जी गुस्से में बुदबुदाते हुए वहां से बाहर निकल गईं और पीयू एक बार फिर से उनके पीछे पीछे चली गई थी उनकी जान खाने के लिए। पुलकित बाहर बरामदे में बैठा हुआ लैपटॉप पर अपना कुछ काम करते हुए पीयू की नॉन स्टॉप बकवास को सुनकर मुस्कुराते हुए कहता है कि सच में प्रिया, पूरी दुनिया में तुम बस एक ही एंटीक पीस हो जिसे बनाने के बाद भगवान जी ने भी अपने हाथ जोड़ लिए होंगे। आप हमें कहाँ लेकर जा रहे हैं? बहुत देर से कुछ पूछने की हिम्मत कर रही थी सोनम और आखिरकार उसने अमित से पूछ ही लिया, जो बस अपनी प्यारी सी राम प्यारी को स्टार्ट करने को ही जा रहा था। बाइक राइड। अमित ने एक तिरछी नजर सोनम के ऊपर डाली और उसके कान में धीरे से कहा कि आपको किडनैप करके ले जा रहा हूँ, यहाँ से बहुत दूर, जिससे कोई भी आपको मुझसे कभी भी अलग नहीं कर सके। जी? सोनम ने अचकचाते हुए अमित की तरफ देखा। जी। अमित ने भी एक आह भरते हुए उसकी तरफ देखा और फिर अपनी आंखों पर अपने सनग्लासेस लगाते हुए कहा कि चलिए बैठिए जल्दी से, नहीं तो देर हो जाएगी। सोनम पहली बार अमित के साथ इस तरह से 2 व्हीलर पर जा रही थी। उसे बहुत अजीब सा लग रहा था, पर अब करती भी तो क्या। सो बेचारी कान्हा जी को याद करके बैठ गई अपने कैप्टन साहब के पीछे। पकड़ कर बैठिए एंजल, ये डेविल के साथ आपका पहला सफर है और ये सफर आपके लिए यादगार होने जा रहा है। अमित ने मिरर में से सोनम की तरफ देखते हुए कहा और बुलेट को स्टार्ट करके आगे बढ़ा दिया। आगे बढ़ते ही सोनम समझ गई कि जरूर इनके मन में कुछ चल रहा है, तभी तो सीधे साधे रास्ते पर भी इनकी बुलेट इतना लहराते हुए जा रही है। अरे मुझे कसकर पकड़ लीजिए धर्मपत्नी जी, अभी रास्ता बहुत लंबा है और दिल्ली की रोड्स और ट्रैफिक से आप अभी पूरी तरह से वाकिफ नहीं है। अमित ने अब अपनी रामप्यारी की स्पीड और बढ़ा दी थी। सोनम ने बुलेट की बैक साइड को कसकर पकड़ लिया था अमित की बात सुनकर और उसकी इस हरकत पर अमित को हंसी भी आ गई थी। तो आप ऐसे नहीं मानेंगी, उसने मनी मन कुछ सोचा और अपनी रामप्यारी को कभी इधर तो कभी उधर लहराते हुए चलाने लगा। कान्हा जी, आप हमें हमेशा इनके साथ ऐसी सिचुएशन में क्यों फंसाते हो? ना तो भाग सकते हैं और ना ही कुछ कह सकते हैं। सोनम की पकड़ बुलेट की बैक साइड पर और तेज हो गई। वो अभी अपने ख्यालों में ही उलझी हुई थी कि अचानक से अमित ने एक जोरदार ब्रेक लगाई और सोनम पूरी शिद्दत के साथ अमित की पीठ से जा उलझ गई। डर और घबराहट में उसने अमित के दोनों कंधों को अपने हाथों से मजबूती से पकड़ लिया था। अमित ने सोनम की इस हरकत पर हल्के से मुस्की मार दी और मिरर में उसके कंधों से सटी हुई डरी सहमी सी अपनी प्रिंसेस को देखकर वो उसी में कहीं खो गया। उसने गाड़ी रोकी और सोनम को अपने सामने लाकर खड़े करते हुए बोला कि आप ठीक तो है ना प्रिंसेस? सोनम ने बस इतना ही जवाब दिया। सॉरी, पर वो अचानक से सामने एक बहुत बड़ा गड्ढा आ गया था और उससे बचने के चक्कर में मुझे अचानक से ब्रेक लगानी पड़ गई। अमित को अब लग रहा था कि शायद सोनम सच में घबरा गई थी। कोई बात नहीं, हम ठीक है, आप चलें। सोनम ने अमित की तरफ देखा। कहाँ चलना है, हम तो पहुंच गए, अमित ने सोनम के साइड में इशारा करते हुए कहा। सोनम ने अपनी बगल में देखा तो चौंक गई। वो दोनों लक्ष्मी नारायण मंदिर के सामने खड़े थे। तो आप हमें यहाँ लेकर आए थे? सोनम सच में हैरत में पड़ गई थी। क्यों, आपको क्या लगा था कि मैं आपको सच में किडनैप करके ले जा रहा था? काश के ऐसा सच हो पाता तो कसम से कितना अच्छा होता। काश के ऐसा सच हो पाता तो कसम से कितना अच्छा होता, अमित ने सोनम की तरफ झुकते हुए कहा। वेरी फनी, सोनम ने मुंह बिगाड़ते हुए कहा और फिर उस ओर चली गई जहां मंदिर में चढ़ाने के लिए प्रसाद और पूजा से रिलेटेड दूसरा सामान मिल रहा था। अमित भी अपनी रामप्यारी को पाक करने चला गया। मंदिर में जाकर दोनों ने जोड़ी में पूजा की, मंदिर की परिक्रमा लगाई और प्रसाद खाया। इस दौरान डेविल एकदम से डिवाइन बना रहा और अपनी एंजल के साथ चुपचाप भगवान जी के आगे हाथ जोड़कर उनके दर्शन करके बाहर आ गया। आप यहीं रुकिए, मैं आता हूँ। अमित ने सोनम को मंदिर के एक साइड में खड़े होने को कहा और खुद अपनी बुलेट को लेने चला गया। थोड़ी देर में उन दोनों को लिए अमित की रामप्यारी दिल्ली गुड़गांव हाईवे पर दौड़ रही थी। अब हम कहाँ जा रहे हैं? सोनम पीछे बैठे हुए ही आसपास देखते हुए अनुमान लगाने की कोशिश कर रही थी। बस थोड़ी देर और, फिर आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, अमित ने मिरर में पीछे देखते हुए कहा। बुलेट पर पीछे बैठे हुए सोनम का दिल बुलेट की धड़ धड़ के जैसे धक 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 कर रहा था।
तेज हवा की वजह से उसके बालों की 2-4 सिद्धि लटें बार बार उसके चेहरे पर आकर फैली जा रही थी, जिन्हें वो अपने एक हाथ से बार बार अपने कान के पीछे करने की कोशिश कर रही थी, पर कर नहीं पा रही थी क्योंकि उसका एक हाथ तो अब भी बुलेट की बैक साइड को कसकर पकड़े हुए था। तभी अमित ने एक शार्प मोड़ पर बुलेट को मोड़ दिया और एक बार फिर से सोनम ने कसकर अमित को जकड़ लिया था अपने दोनों हाथों से। आप थोड़ा धीमे नहीं चला सकते हैं क्या? सोनम ने खुद को अमित से दूर करने की कोशिश करते हुए कहा, पर अमित ने एक ब्रेक लगाकर बुलेट रोक दी और इसके साथ ही सोनम फिर से अमित की पीठ से जा टिकी थी। क्यों, आपको डर लगता है क्या? वैसे मेरे होते हुए आपको डरने की क्या जरूरत है? अमित ने हेलमेट को उतारकर अपनी राम प्यारी में लॉक किया और बोला कि आइए चलिए। हाँ, सच कह रहे हैं आप। आखिर आपके होते हुए हमें किसी और से डरने की जरूरत भी क्या है? सोनम ने मनी मन बड़बड़ा लिया था, पर सोनम कुछ और भी कहती इससे पहले ही अमित ने बड़े हक से उसकी नर्म मक्खन जैसी कलाई को अपने मजबूत हाथों में थामा और सामने बने हुए खूबसूरत से वाटर पार्क के अंदर चला गया। उसने एक कोने की तरफ पहले से ही रिजर्व टेबल की हुई थी और वहां पर उसने अपने हाथों से चेयर को खिसकाया और सोनम को बैठाकर खुद उसके सामने रखी हुई चेयर पर बैठ गया। हाँ, उसके हाथों ने सोनम की कलाई अब भी थामी हुई थी। सोनम ने उसे अपनी आंखों के इशारे से ही कलाई छोड़ने के लिए कहा, पर डेविल ने एंजल की कलाई को और कसकर पकड़ लिया। प्लीज, सब देख रहे हैं, सोनम ने एक बार फिर से अपनी आंखों का ही सहारा लेते हुए कहा। सो व्हाट? अमित ने अपने कंधे उचकाकर अपनी लापरवाही जता दी। हाँ, बहुत बुरे हैं, सोनम धीरे से बुदबुदाई थी। यस, दैट आई एम एंड आई हैव नो प्रॉब्लम विद दैट बिकॉज़ दिस इज प्योर मी, अ ट्रू डेविल। अमित ने टेबल पर अपने सर को सोनम की तरफ झुकाते हुए कहा। सोनम चुपचाप बैठ गई थी। इसके बाद अमित ने उसकी कलाई को अपने हाथों की कैद से आजाद कर दिया था। कुछ पलों की खामोशी छा गई थी उन दोनों के बीच। अमित गहरी नजरों से बस सोनम को ही देख रहा था और सोनम इस बात को बखूबी समझ भी रही थी। फिर अचानक से अमित अपनी जगह से उठा और एक बार फिर से सोनम के हाथ को थामकर उसे अपने साथ उस खूबसूरत से पार्क की एक साइड में ले गया जहां स्पेशली कपल्स के लिए नरम मुलायम घास पर बैठने के लिए अरेंजमेंट्स किए गए थे। अमित ने उसे वहीं एक तरफ उस नरम घास पर बैठाया और खुद उसके सामने थोड़ा सा करीब होकर बैठ गया। पर इस बार सोनम ने कुछ भी नहीं कहा कि वो उसे कहाँ लेकर जा रहा है और उसने अब तक उसका हाथ क्यों पकड़ा हुआ है। शायद वो अमित के दिल का हाल समझ रही थी। इसलिए क्या आपको थोड़ा सा भी अंदाजा है कि बस कुछ 2-3 घंटों के बाद हम दोनों के बीच कई 100 किलोमीटर की दूरी आ जाएगी और आपका सारा ध्यान अब भी इस बात पर है कि आपका हाथ मेरे हाथों में है या नहीं और कोई देख रहा है या नहीं? अमित ने सीधे उसकी आंखों में देखते हुए पूछा था और शायद इस बात का जवाब अभी सोनम के पास भी नहीं था। रात में कब नींद आई मुझे कुछ भी पता नहीं चला, और आती भी तो कैसे। मेरी नींद तो आप अपनी मुस्कुराती हुई आंखों में लेकर चली गई थी। अमित अब भी सोनम की नर्म हथेली को अपने हाथों में थामे बैठा था और उसे अपने यहाँ और मंदिर ले जाने का कारण बता रहा था। सुबह सुबह जब माँ ने मुझे जगाया और कहा कि मुझे एक जरूरी काम से बाहर जाना है और वो भी फौरन, तो सच में मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। कितनी मुश्किल से नींद आई थी और सपने में आप थी मेरे पास। मुझे कितना अच्छा फील हो रहा था मैं बता नहीं सकता। पर माँ के फरमान ने मुझे गुस्सा दिला दिया और मैं कुछ कहने ही जा रहा था कि पीछे से दादी ने आकर जब आपका नाम लिया तो मैं रुक गया और उनकी बात सुनने लगा। दादी और माँ चाहती थी कि आपकी मथुरा जाने से पहले एक बार मैं आपके साथ, मतलब हम दोनों एक साथ लक्ष्मी नारायण मंदिर में जाकर पूजा कर लें और आशीर्वाद ले लें। सोनम बस सुबह सुबह आ गया आपसे मिलने और कुछ और देर के लिए आपको अपनी रूह में उतारने के लिए। फिर यहाँ? सोनम ने मासूमियत से पूछ लिया। अमित ने उसकी बात सुनकर मुस्कुराकर उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर बहुत प्यार से उसकी आंखों में झांका और हौले से उसके माथे को चूम लिया और कहा, इसलिए। सोनम एक बार की तो ये समझने की कोशिश करने लग गई कि आखिर अमित ने ऐसा क्यों कहा, और फिर कुछ समझ में आती उसकी पलकें मुस्कुराकर नीचे झुक गई। आपको सुबह सुबह उठाना नहीं चाहता था, पर अवनी ने कहा था तो उठाना ही पड़ा मुझे। और फिर आपको नींद की खुमारी में जागते हुए देखा तो अमित अब भी उसके चेहरे को अपने हाथों में भरे हुए बैठा था। तो क्या? सोनम ने भी अपने हाथों से अमित के हाथों को कसकर पकड़ा हुआ था। सच बताऊं या फिर झूठ? अमित एक बार उसकी आंखों का नशा कर रहा था। झूठ तो आप हमसे बोल नहीं पाएंगे, तो फिर सच ही बता दीजिए, सोनम ने धीरे से कहा। सोनम की बात सुनकर अमित मुस्कुरा उठा था। बस मन कर रहा था कि काश के ऐसा सच में हो पाता कि मैं आपको अपने पास सबसे चुरा कर रख लूं। और अमित चुप हो गया था और खामोशी से सोनम की तरफ देख रहा था। अमित के चुप हो जाने से सोनम छुई मुई से खुद में भी सिमटने लगी थी और उसके हाथों की पकड़ अमित के हाथों के ऊपर से ढीली होने लगी थी। अमित ने उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर कहा कि अब आपने ही तो मुझे सच बताने के लिए कहा था। फिर सोनम की आंखों में झांकते हुए बोला, और सच यही है प्रिंसेस। और जब आप तैयार होकर बाहर मयंक के पास बैठी थी आकर, तो कितनी मुश्किल से खुद को और अपनी नजरों को संभाले हुए था मैं।